यू नो वॉट, आज जब मैं अपने घर में सुबह रेडी हो रही थी तो मेरी मेड आई। उनके साथ आज उनकी बेटी भी आई जो लगभग 12-13 साल की होगी। बहुत अपसेट लग रही थी, बहुत उदास लग रही थी, रोई हुई सी लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने मुझे बताया कि मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आया पहले तो मैं उसको क्या बोलूँ। फिर मैंने उसकी मदर से बात की तो पता चला कि अभी भी हमारे इंडिया में इतने सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं की जाती, जहाँ पे ये चीज़ बताई ही नहीं जाती लड़कियों को, फीमेल्स को, कि उनके साथ ये जो होगा ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से लेना है, वो चीज़ कभी भी नहीं बताई जाती। हम लोग लकी हैं कि हम लोग की फैमिली इतनी एजुकेटेड है और इतनी ब्रॉड माइंडेड है कि हमें सब मालूम होता है, हम लोग को छूट मिलती है, हम लोग इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम अपने पेरेंट्स से किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। बट अभी भी हमारे देश में, इंडिया में इतने एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये सब चीज़ों को बहुत गलत माना जाता है, इसको गंदी नज़र से देखा जाता है। मतलब अगर आप ऐसी बातों को उनके सामने करो तो वो आपको जज करने लगते हैं, आपके कैरेक्टर पर आ जाते हैं कि वो ऐसा होगा, अगर वो इस तरीके की बात कर रहा है तो शायद उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम बात करेंगे हमारे 12th क्लास के 4th चैप्टर की, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि और चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे स्कूल्स में इस चैप्टर को इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोई बात ही नहीं करना चाहता। आई डोंट नो व्हाई कि आज के टाइम पे भी लोग इस चीज़ से, इस पर बात करने से क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं। हर एक मेल और फीमेल को हक है कि उसके साथ उसकी बॉडी में जो भी नेचुरल फिनोमिना होने वाले हैं वो उसको पहले से मालूम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप ही की बॉडी का पार्ट है, नेचुरल फिनोमिना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें गलत क्या है? अगर आप पहले से ही आपको मालूम हो कि इस एज में आते आते ये चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये सब चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। तो जैसे हम खाना खाते हैं, रोज़ सोते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ही इस चीज़ को भी क्यों हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो गलत नहीं है। दूसरी चीज़, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं सेक्स से रिलेटेड। अब सेम प्रॉब्लम, लोग बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो जज करने लगते हैं कि आप इस पे बात करोगे तो आप अच्छे नहीं हो, या आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, या पब्लिकली ये सब बातें कैसे कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि पब्लिकली आप ये सब बात करो, बट एटलीस्ट जो एडल्ट्स हैं, जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को, जो भी है, डॉटर है, सन है, उनको पहले से ही इस चीज़ के बारे में एजुकेशन दे, उनको अवेयर करे कि ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग, सब लोग यही सोचने लगेंगे कि पहले से अवेयर कर दें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन चीज़ों से ही रिलेटेड होती है। तो पहले मैं बात करूँगी कि हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये क्या है। पहले मैं बात करूंगी कि जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो क्या है। हम लोग हमेशा अपने फिजिक को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि फिट रहना चाहिए, डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। अगर इन सब की बात आप कर रहे हो तो आपकी एक हेल्थ में ये भी आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आती है। लेकिन हम इस पर तो कभी बात नहीं करते, हम इस पर तो कभी भी डिस्कस नहीं करते, ना ही सोचते हैं कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है या नहीं है। ऑल दो जब आप फिजिकली फिट होते हो तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी पड़ता है, मतलब वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। बट लेकिन हमें इंडिविजुअली इस बारे में नहीं पता कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, या हमें इनके बारे में पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या कहा अपनी डेफिनेशन में? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट बीइंग with respect to all aspects of reproduction like
फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। और ये भी कहा गया कि अ सोसाइटी विथ पीपल having physically and functionally normal reproductive organs as well as normal interaction with respect to behavior and emotion among them is reproductively healthy। अब जो ये चार आपके पास जो एस्पेक्ट्स आए, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको अपनी फिजिकल नीड पूरी करनी है, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, अब सोचो शादियों में कितने रिचुअल्स होते हैं, वो सब इमोशन से जुड़े होते हैं। तो ये एक इमोशन एस्पेक्ट भी है और सोशल एस्पेक्ट भी है कि गैदरिंग करना, लोगों को बुलाना, अपनी खुशी में शामिल करना, उस चीज़ को सेलिब्रेट करना, तो वो चीज़ सोशल में भी आती है। अगर मैं बात करूँ बिहेवियरल की, तो आज भी चाहे हमारी कंट्री कितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बहुत गलत है, जिनके लिए सिर्फ फिजिकल नीड पूरी करना ही मायने रखता है, उनको इमोशन से कोई मतलब नहीं होता, उनको सोशली कुछ मतलब नहीं होता, और उनका बिहेवियरल तो आप समझ ही सकते हो क्योंकि आज के टाइम पे आप न्यूज़ चैनल खोलो तो इतनी न्यूज़ आती है कि आपको ही लगेगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है बिहेवियरल एस्पेक्ट। आपके लिए सामने वाला, आप उसको उतनी ही अच्छी नज़र से देखो जितनी अच्छी नज़र से आपके घर में आपकी सिस्टर, मदर या कोई और फीमेल है जिनको आप ट्रीट करते हो, जिस तरीके से ट्रीट करते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका बिहेवियर कैसा है सामने वाले के लिए। किसी का, अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं और किसी का, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है या उस वक्त पीरियड्स हो जाते हैं, तो क्यों उसको गलत नज़र से देखा जाता है? अगर यही चीज़ मेल में होती, तो अगर कुछ ऐसा फिनोमेना मेल में होता तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और इस पर मुझे लगता है कि आप सभी को वर्क करना चाहिए और एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम लोग, क्योंकि हर एक इंसान खुद इंडिविजुअल ही इनिशिएट कर सकता है इस चीज़ को बदलने के लिए, ठीक है। तो चलो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हम कुछ प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो इंडिया में सबसे पहले 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया। इंडिया में सबसे पहले 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया। अब इसका पर्पस क्या था? द पर्पस वॉज टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड दीज मेजर्स वर पीरियोडिकली इवैल्यूएटेड। कि 1951 में जब ये प्लान हुआ, जब देखा गया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे एक स्टेबिलिटी लाई जाए उसके अंदर, तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, RCH। RCH क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इसका एम क्या था, गोल क्या था? दे आर बीइंग ऑपरेटेड विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव related aspects and provide facilities and support for building a reproductive healthy society। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया गया। अब कुछ स्टेप्स हैं जिससे कहा जाता है कि हम एक स्टेप आगे हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए। वो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है आपका गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। दीज एजेंसी शुड यूज मीडिया टू क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम। और नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूँ तो और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स हैं, पेरेंट्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दे शुड प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड बी विलिंग to open with young children and young adults to sensitize them about reproductive health। और क्या क्या कर सकते हैं? Yes, एक और पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट STDs। STDs क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। और अगर मैं बात करूँ तो एजुकेटिंग पीपल, फॉर एग्जाम्पल जितने भी फर्टाइल कपल्स होते हैं एंड मैरिजेबल इंडिविजुअल्स होते हैं, दे शुड नो अबाउट दी बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, अबाउट प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मेल एंड फीमेल विल हेल्प इन ब्रिंगिंग अप
सोशली। ठीक है, और क्या क्या हम स्टेप्स कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू बेटर एंड अपग्रेडेड फैसिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और एक और स्टेप भी है इसमें कि कंप्लीट बैन ऑन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा कि लोग जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन कराते थे बिफोर डिलीवरी। तो क्या होता था कि अगर वो फीमेल है तो मार दिया जाता था या अबॉर्ट कर दिया जाता था। तो इस चीज़ पर आज के टाइम पे बैन हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं जब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अच्छा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगी आपको। एक होता है मोर्टेलिटी और एक होता है नेटेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट और नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि हम कैसे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? फॉर डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जिसको हम MMR से भी डिनोट करते हैं, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और IMR दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए कि हमारा मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाए? तो पहली चीज बेटर अवेयरनेस ऑफ सेक्स रिलेटेड मैटर्स। दूसरा, इंक्रीज इन मेडिकल असिस्टिंग डिलीवरी, राइट, डिलीवरीज। और क्या हो सकता है आपका? बेटर पोस्ट नेटल केयर। अब पोस्ट नेटल केयर क्या होता है? The care given to the mother and her newborn baby immediately after the birth, उसको हम बोलते हैं पोस्टनेटल केयर। ठीक है, तो ये था कि हम मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो अगर हम इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो वो कैसे इंडिकेट की जा सकती है? मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इम्प्रूव्ड हुई है? तो इसमें अगर पहले पॉइंट की बात करूँ मैं, तो स्मॉलर फैमिलीज, सेकेंड पॉइंट हो सकता है आपका बेटर डिटेक्शन एंड क्योर फॉर STDs, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर फॉर STDs। आपको मालूम है STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, राइट। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है आपका? ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज, राइट। तो ये है आपके इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ which is indicated by smaller families, better detection and cure for STDs and overall increased medical facilities। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। ठीक है, देखो पहले तो डेफिनेशन समझो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। द रैपिड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमंस जो हैं हमारे वर्ल्ड में, उन स्पीशीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो रैपिडली ग्रोथ पर है, बहुत ज़्यादा ग्रो करी है सिंस द एंड ऑफ World War II। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? देखो,
1920 की अगर मैं बात करूं तो 1920 से पहले की जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी। इनफैक्ट उस फेज को हम बोलते थे स्टेशनरी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था वो ऑलमोस्ट इक्वल था, बैलेंस था। मतलब कि अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो डेथ रेट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो 1920 से पहले ये कांस्टेंट पॉपुलेशन माना जाता था। लेकिन 1920 के बाद, आफ्टर 1920, पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। रीज़न? बर्थ रेट तो उतना ही था, राइट, लेकिन आपका जो डेथ रेट था वो कम हो गया, ठीक है। अब एरो से मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़, मतलब कि एक अमाउंट जो है बर्थ रेट का वो पहले ज़्यादा था, मतलब आफ्टर 1920 बर्थ रेट उतना ही रहा लेकिन डेथ रेट डिक्रीज़ होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। तो आपकी 1920 के बाद पॉपुलेशन एकदम बढ़ने लगी। अब इसके क्या क्या रीज़न थे, कॉजेज़ थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? And in fact this will lead to the stress on all resources, right? Causes की अगर मैं बात करूँ तो constant decrease in death rate, rapid decline, maternal mortality rate और rapid डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ गई, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के टाइम पे हुए, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, रैपिडली इंक्रीज होने से रोक सकते हैं? तो फर्स्ट है आपका प्रमोट स्मॉलर फैमिलीज़। आपने बहुत सारे देखे होंगे, आने लगे हैं हम दो हमारे दो, इस तरीके के स्लोगन्स आप देखते हो ना, तो वो इसी चीज़ के लिए है कि प्रमोट स्मॉलर फैमिलीज़। नेक्स्ट है आपका प्रमोट यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर मैं बात करूँ तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो सकता है? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में इट शुड बी easy to use, right, should be effective, and the third point will be it should not have side effects, should not have side effects। और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के और क्या हो सकते हैं? इट शुड बी रिवर्सिबल, इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज। पहले के टाइम पे क्या होता था, 12-13 साल की लड़की या लड़का हुआ तो उसकी शादी कर देते थे। बट अगर हम आपकी लीगल एज ऑफ मैरिज ही बढ़ा दे, फॉर एग्जांपल जैसे 18 ईयर्स फीमेल के लिए कर दिया गया है और 21 ईयर मेल के लिए, राइट। नेक्स्ट है आपका इंसेंटिवाइज कपल्स विद स्मॉलर फैमिली। इंसेंटिवाइज मीन्स टू मेक समवन वांट टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें बहुत सारे मेथड्स आप देख रहे हो। फर्स्ट आपका है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड है आपका बैरियर मेथड्स, थर्ड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, नेक्स्ट है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके बाद इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, एंड देन लास्ट सर्जिकल मेथड्स। तो ये कुछ मेथड्स हैं आपके मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग।